नमस्कार। आज भी इस देश में संपत्ति को लेकर अक्सर हर घरों में विवाद है। संपत्ति भी अगर एंसेस्ट्रल हो तो और भी ज्यादा ये विवाद गहरा जाते हैं। आज हम 2023 में पहुंच गए हैं। बहुत सारे लॉज जो हैं वो पास हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स भी दी गई हैं। फिर भी कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके हम सबके मनों में कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। जैसे कि बेटों का कितना अधिकार होगा, क्या बेटियों को भी अधिकार मिलेगा। जैसे कि 2005 में इस कानून के अंदर बदलाव आया था। अगर 2005 से पहले फादर की डेथ हो गई है तब भी क्या बेटियों को अधिकार मिलेगा क्या। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पोते या फिर पड़पोते का कितना अधिकार है, या फिर पोती या फिर पड़पोती का कितना अधिकार होता है। अगर ऐसा कोई केस है जिसमें आपका भाई या बहन अपना हक नहीं छोड़ रहा है तब आप अपना हक कैसे ले सकते हैं। सब क्वेश्चंस को लेके हम सबके मन में कहीं ना कहीं डाउट जरूर रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस विषय के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए और आपको जागरूक करें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के 5 मूल अधिकारों से, ताकि आपके सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिल सके और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है एडवोकेट दीक्षा भास्कर। मेरी तो ये एक छोटी सी पहल है आपको जागरूक करने की आपके अधिकारों से। आप भी एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं संपत्ति की। तो जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो संपत्ति के 5 अधिकारों को जानने से पहले हमें जानना होता है संपत्ति कितनी तरह की होती है। प्रॉपर्टी जो होती है वो 2 तरह की होती है। सबसे पहला टाइप होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं पैतृक संपत्ति। दूसरा प्रकार होता है स्व अर्जित भूमि, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब इनमें अंतर क्या होता है वो जान लेते हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे कि मेरे परदादाजी का एक मकान था, वो परदादाजी का मकान मिला मेरे दादाजी को, दादाजी से मकान मिला मेरे पिताजी को और पिताजी से वो मकान मिला मुझे। अब ये जो 3 जनरेशन से प्रॉपर्टी चलती आई है तो उसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब ये जो 3 पीढ़ियों से प्रॉपर्टी चलती आ रही है, जैसे कि परदादाजी से दादाजी को मिला, दादाजी से पिताजी को मिला और पिताजी से मुझे मिला, तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो कोई भी प्रॉपर्टी 3 जनरेशन या 3 जनरेशन से ऊपर की प्रॉपर्टी जो चलती आई होती है उसको हम कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और अब दूसरी साइड एक मकान है, मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल के अंदर अपने पैसों से खरीदा और अपने पैसों से उस मकान को बनाया, तो वो जो प्रॉपर्टी रहेगी वो मेरे पिताजी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर हम अंतर को जान लेते हैं कि अब हमें हक लेने में क्या डिफरेंस होता है। तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें आपकी आने वाली जनरेशन का भी अधिकार होता है। जैसे कि जो प्रॉपर्टी मेरे परदादाजी से दादाजी को मिली, दादाजी से मेरे पिताजी को मिली, पिताजी से मुझे मिली और मेरी आगे वाली जनरेशन को मिलेगी, तो उस एंसेस्ट्रल भूमि पर मेरे आगे आने वाली जनरेशन का भी अधिकार है। तो दूसरी तरफ हम बात करें सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, मतलब कि स्व अर्जित भूमि की, उसमें तब तक अधिकार नहीं होता जो उसका ऑनर होता है उस प्रॉपर्टी का, वो उसको किसी दूसरे के नाम पे ना कर दे, जैसे कि विल के द्वारा, गिफ्ट डीड के द्वारा, फिर किसी अन्य और तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी प्रॉपर्टी ना दी जाए। शायद आज आप इन दोनों प्रॉपर्टी के अंदर मेजर डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक और बात की क्लैरिटी देती हूँ। अब जो भूमि है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ये जैसे ही उसके अंदर किसी व्यक्ति ने गिफ्ट डीड के द्वारा या फिर विल के द्वारा उस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पर कर दिया, तो वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। तो बहुत लोगों को इस बात का जो है डाउट होता है, तो आज मैं इस बात को क्लियर कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो कि मेरे परदादाजी के द्वारा दादाजी को मिली, लेकिन दादाजी ने अपने जीवन काल में एक विल एग्जीक्यूट करी मेरे पिताजी के नाम पर, तो जो मेरे पिताजी को वो प्रॉपर्टी मिलती है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे पिताजी को विल के द्वारा मिली है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में 3 या 3 से अधिक पीढ़ी है और उसके अंदर किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है, ना ही विल हुई है, ना ही गिफ्ट डीड हुई है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है प्रॉपर्टी, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन काल में जो भी कमा रहे हो वो सेल्फ एक्वायर्ड है। और अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है लेकिन किसी व्यक्ति ने विल या फिर गिफ्ट डीड कर दी है,
तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। तो ये तो होते हैं प्रॉपर्टी के दो टाइप्स, लेकिन आज हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का, अगर आपकी खुद की अर्जित की हुई भूमि है और आप उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप उसको विल या फिर गिफ्ट डीड द्वारा भी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एंसेस्ट्रल भूमि के बारे में, क्योंकि हमारे देश में कई सारे संपत्तियों के विवाद सिर्फ एंसेस्ट्रल भूमि के ऊपर ही हैं। लेकिन आज हम 5 मूलभूत अधिकारों के बारे में बात करेंगे। एंसेस्ट्रल भूमि में आपके क्या अधिकार है ताकि आप जागरूक रह सके। सबसे पहला अधिकार जो एंसेस्ट्रल भूमि होती है उसमें आपका पैदा होते ही अधिकार हो जाता है। सबसे पहला अधिकार जो एंसेस्ट्रल भूमि होती है उसमें आपका पैदा होते ही अधिकार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब आप 18 सालों के होंगे, जब आप अडल्ट होंगे तब जाके आपको एंसेस्ट्रल भूमि में अधिकार मिलेगा। हिंदू लॉ के मुताबिक जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है वैसे ही उसका उस प्रॉपर्टी के अंदर हक बन जाता है। हालांकि वो बच्चा डायरेक्ट जाके कोर्ट के अंदर अपना अधिकार नहीं मांग सकता, क्योंकि जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकता। वो अपने लीगल गार्डियन के थ्रू ही केस फाइल कर सकते हैं। तो एक तरीके से हक तो आपका रहेगा, लेकिन वो भूमि आपके फादर के पास ही रहेगी और उस भूमि में आपके फादर भी आपके हक को खत्म नहीं कर सकते। इस चीज के अंदर एक डाउट रहता है, तो आइए उस डाउट को भी हम क्लियर कर लेते हैं, उसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही मेरे बेटे या बेटी का जन्म होता है तो ही मैंने बोला कि सिंस बर्थ आपका राइट होता है, मगर वो आपको मिलेगा जब वो एंसेस्टर से प्रॉपर्टी मिल रही है वो जिंदा होने चाहिए। अब आपको मैं इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि सपोज करिए जैसे कि मेरे दादा या दादी ने एक विल लिखी है, उस समय मेरी जो अगली संतान है वो उस समय जीवित होनी चाहिए, तभी मेरी संतान का उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार बनेगा। लेकिन मेरे दादा या दादी नहीं रहे और उनके जाने के बाद मेरे घर में मेरे पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, तब उस केस के अंदर उस एंसेस्ट्रल भूमि पे बाय बर्थ राइट नहीं होगा। तो इस बात से क्लैरिटी आती है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उनके फोर फादर को जीवित होना चाहिए, तभी उस भूमि पे उस बच्चे का अधिकार होगा बाय बर्थ। ना कि वो जीवित नहीं होगी तो आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे अधिकार के लिए, जो कि है हमारे देश की बेटियों के अधिकार के लिए। काफी टाइम से इस बात के ऊपर ही डिबेट चलती आ रही है, क्या हमारी बेटियों का अधिकार है प्रॉपर्टी में, क्या हमारी बेटियों का अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी में। यहाँ पर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं। देखिए 2005 में भारत के कानून में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब हम उस बड़ी खबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं जिससे देश के करोड़ों हिंदू परिवारों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून की नई व्याख्या की है और इसके जरिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया है, फिर चाहे पिता की मृत्यु 2005 में नया कानून बनने के बाद हुई हो या फिर इस कानून के बनने से पहले पिता की मृत्यु हुई हो। फिर जैसे जैसे साल बढ़ते गए सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस आए, फिर एक लीगल इशू आता है कोर्ट के सामने और कहा गया कि ये सिर्फ उन्हीं पे लागू है जिनकी मृत्यु 2005 के बाद होती है और ये उन्हीं की बेटियों को अधिकार मिलेगा जिनकी मृत्यु 2005 के बाद हुई हो। लेकिन सवाल ये उठा जिनके फादर की डेथ 2005 से पहले हो गई है, तो मतलब कि इस कानून के आने से पहले ही मृत्यु हो गई है, तब भी क्या बेटियों को अधिकार मिलेगा। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्पसली इंटरप्रिटेशन करते हुए तो उसमें भी क्लियर कर दिया, यस अगर मृत्यु 2005 से पहले भी हुई है तो या फिर बाद में हुई है, पुत्री का जन्म पहले हुआ है या पुत्री का जन्म बाद में हुआ है, तो हर पुत्री का अधिकार रहेगा इर्रिस्पेक्टिव कि उसके फादर की मृत्यु कब हुई है। तो ये सबसे बड़ा अधिकार है पुत्रियों के पास, तो वो अपनी पैतृक संपत्ति में अपने भाई से हक मांग सकती हैं। पुत्र और पुत्री को भारत के कानून ने बराबरी का हक दे दिया है। अब हम बात करते हैं तीसरे अधिकार की। तीसरा अधिकार भी कह सकते हैं और उस पे हम कह देंगे इसको कि हमारी ड्यूटी भी है। जब कोई एंसेस्टर भूमि होती है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लीगल हायर्स जो है वो चलते रहते हैं, क्योंकि एंसेस्टर भूमि में आपके बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और उसके अंदर उनका अधिकार होता है। और जो आपके फोर फादर की फैमिली होती है, जो आपके वंश होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स, उन सबका उसमें अधिकार होता है।
तो आप उस प्रॉपर्टी को तब तक नहीं बेच सकते जब तक उन सबका कंसेंट नहीं आता, क्योंकि ये आपकी एंसेस्टर भूमि है, उसमें आप अपने राइट्स को अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर सकते। अब मैं आपको छोटे से एग्जांपल से इस बात को भी समझाने की कोशिश करती हूँ। 100 गज का एक मकान है, उसके अंदर 5 कमरे बने हुए हैं और 5 लोगों का ही उसमें अधिकार है उस एंसेस्टर भूमि में। तो जब आप उसको सेल करने जाएंगे तब आप क्या कहेंगे कि ये वाला एक कमरा मेरा है, वो एक कमरा उसका है, एक कमरा इसका है, ऐसे करके आप एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि जो एंसेस्टर भूमि होती है उसका सबका सब पोर्शन पर अधिकार होता है। ये बात भी सही है कि सबका अगर हिस्सा है तो अगर 5 जने हैं तो 1/5 का हिस्सा ही रहेगा, लेकिन कौन सा भाग किसका है ये तब तक डिसाइड नहीं हो सकता। या फिर आप भाई बहन मिलके आपस में पार्टीशन ना कर लें, या फिर आप आपस में मिलके एक MOU ना तैयार कर लें, या फिर आप कोर्ट से डिक्लेरेशन नहीं लें। जब तक नहीं लेंगे तब तक सबका हिस्सा रहेगा, सबका हिस्सा कॉमन रहेगा, आप अपना हिस्सा नहीं बेच पाएंगे। तो आपको तीसरी चीज याद रखनी है, जब भी आपने अपना हिस्सा बेचना है तब आपको दूसरी पार्टीज का भी कंसेंट जरूरी है, और वो लोग अगर कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो आपको कोर्ट में जाकर पार्टीशन सूट को डालना होगा। और चौथी बात भी इसी से जुड़ी हुई है कि सपोज कि आपकी सिस्टर या ब्रदर मना कर रहे हैं कि हमें तो ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, और सपोज कि आपको पैसों की जरूरत पड़ गई या आप वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला कि सपोज कि 5 कमरों का कोई एक मकान है, उसमें आपका 1/5 शेयर बनता है, तो आप उस घर में 1/5 हिस्सा कैसे निर्धारित करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो भी आपके जिले की सिविल कोर्ट होती है वहां जाकर आपको सूट फॉर पार्टीशन डालना पड़ेगा। पार्टीशन सूट डालने के बाद कोर्ट जो होंगे वो आपके हिस्से को निर्धारित करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने शेयर को फिर आप बेच पाएंगे। तो ये तो हुए आपके 4 अधिकार। चलिए अब हम जानते हैं हमारे 5वें अधिकार के बारे में। तो हमारा 5वां और अंतिम अधिकार है कि कोर्ट के अंदर कोई भी जा सकता है, कि अगर आपको लगता है कि आपका हिस्सा है या नहीं है, या आपके ब्रदर या सिस्टर्स या आपके एंसेस्टर्स आपका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास अधिकार है कि आप अपने शहर की सिविल कोर्ट जो है उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि ये सबका अधिकार है कोर्ट जाना और एंसेस्टर भूमि में अपना अधिकार को मांगना। और अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब आप अपने लीगल गार्डियन के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकते हैं। तो ये थे आपके 5 बेसिक राइट्स जो आपको आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी में मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही रेगुलर वीडियोस मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।